हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हुए जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट और फाइनल फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक दो टर्म से मिलकर बना, एक तो ऑस्मोटिक, ये वर्ड कहाँ से है, ऑस्मोसिस से। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस क्या होता है और फिर उसके आगे हमने प्रेशर लगा दिया, मतलब उसका प्रेशर की बात कर रहा है, तो दोनों को हम समझेंगे आराम से। तो ऑस्मोसिस क्या है, तो उससे पहले ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमें पहले ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा, ऑस्मोसिस को समझने के लिए पहले हमें डिफ्यूजन को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से मैं लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर में डिफ्यूजन से, ठीक है। तो मैंने हेडिंग डाली है डिफ्यूजन क्या होता है। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम इसको थोड़ा इजी वे में समझेंगे डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। बाकी डेफिनेशन वगैरह मैं बता ही दूंगा। एक मैंने ये कंटेनर लिया है पूरा इतना बड़ा, इस कंटेनर के बीच में एक मैंने क्या करा अभी, ठीक है, ऐसा मान लो, या फिर ये इस कंटेनर के बीच में एक पार्टीशन मैंने कर दिया बीच में। अब इस कंटेनर के बीच में जो पार्टीशन करा है ना, अब इसमें मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया 1, फॉर एग्जाम्पल NaCl का सॉल्यूशन ले लो, NaCl और पानी को मैंने मिक्स करा। जो सॉल्यूशन 1 है उसकी कंसंट्रेशन है C1, जो सॉल्यूशन 2 है उसकी कंसंट्रेशन है C2। ये भी मान लो NaCl का ही सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों NaCl के सॉल्यूशन है लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है। अब दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग कैसे, तो कंसंट्रेशन जनरली हम सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, मोलरिटी कैपिटल M की अगर हम बात करें तो मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो पर लीटर में एग्जांपल, अगर इसकी कंसंट्रेशन C1 है और इसकी कंसंट्रेशन C2 है तो पर लीटर, और सिंपल ले लेता हूं पानी ले ले, तो पानी के अंदर मैंने NaCl के 5 मोल डाल दिए, एक में 10 मोल डाल दी तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी, ठीक है, कैसे भी। बट यहां पर एक अजम्पशन मैंने माना है क्या, कंसंट्रेशन, ठीक है, अजम्पशन ये माना है कि C1 C2 से ग्रेटर है, ठीक है। अब दो अलग अलग कंसंट्रेशन अलग हुई तो एक कम और एक ज्यादा तो हो गई ना, तो किसी को भी आप मान लो जो आपका मन करे। तो मैंने क्या मान लिया कि C1 की कंसंट्रेशन C2 से ज्यादा है, C1 की कंसंट्रेशन C2 से ज्यादा है, मतलब सॉल्यूशन 1 जिसकी कंसंट्रेशन हमने C1 से रिप्रेजेंट करी उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन 2 जिसको हमने C2 से रिप्रेजेंट करा उससे ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब क्या, अगर दोनों के पर लीटर वाटर की बात करूं तो इसके पर लीटर में कंसंट्रेशन ज्यादा कब होगी, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो हमारा NaCl अगर मैं बोल रहा हूं तो वो ज्यादा होंगे और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे कि पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग से मैं सॉल्यूट को कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और सॉल्वेंट को कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वही यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मैंने यूज करा है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज अजम्पशन मानी। अब समझते हैं आगे। तो यहाँ पर C1 कंसंट्रेशन क्या है, C1 कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है C2 कंसंट्रेशन से। अब C1 कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब दो चीज, हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो चीज है, एक इसमें सॉल्यूट है और एक इसमें सॉल्वेंट है। सॉल्यूट को हमने B से रिप्रेजेंट करा है, सॉल्वेंट को हमने A से रिप्रेजेंट करा है। जब दोनों के बीच में पार्टीशन लगा हुआ, मतलब ये सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में नहीं था, ठीक है। अब वो पार्टीशन की जगह मैंने, ठीक है, इस तरह का सिस्टम मान लो कि मैंने क्या करा, इस तरह की पार्टीशन लगा दिया, ठीक है, ब्लॉक लगा दिया इसके बीच में ताकि दोनों सॉल्यूशन मिक्स ना हो, और उन दोनों के बीच में क्या ना ये मेम्ब्रेन मैंने ऐड कर दी है, ठीक है, एक ये मेम्ब्रेन ने ऐड करी। मेम्ब्रेन मतलब ऐसी मैं बोल सकता हूँ वॉल है जिसके अंदर क्या है, छोटे छोटे से होल्स है, यानी ये मान लो, ठीक है। तो ऐसी जाली टाइप मेम्ब्रेन मैंने लगा दी है। अब ये जो मेम्ब्रेन है, जब मैंने दोनों साइड से इसमें, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया, बिल्कुल आइसोलेट कर दिया दोनों को, मतलब दोनों साइड से मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो मेम्ब्रेन के इस साइड भी और मेम्ब्रेन के इस साइड भी सॉल्यूशन का आगे मैंने बिल्कुल, ठीक है, वहाँ पे दोनों को मिक्स नहीं होने दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने वो जो पार्टीशन दोनों का जो सेपरेट करने के लिए लगा रखा था, ठीक है, वो मैंने हटा दिया दोनों साइड से, इधर से भी मैंने बाहर हटा दिया, इधर से मैंने बाहर हटा दिया। अब ये दोनों सॉल्यूशन के बीच में सिर्फ ये मेम्ब्रेन रह गई है। अब ये मेम्ब्रेन कैसी है, परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबल का मतलब क्या है कि ये परमिट करेगी, परमिट किसको करेगी, जो इसके अंदर सॉल्यूशन है उसको एक दूसरे में जाने के लिए परमिट कर लेगी। तो सॉल्यूशन के अंदर दो चीज है, दो कंपोनेंट है, एक तो मेरे पास सॉल्यूट है और एक मेरे पास सॉल्वेंट है। तो कौन कहाँ मूव करेगा वो अब हमें देखना है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आ गया हो कि सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 अलग अलग है, एक ही कंपोनेंट मतलब NaCl के मतलब फॉर एग्जांपल, और दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है, दोनों को मैंने अलग अलग बनाया और अलग अलग ऐड करा है। बस इनको जब इस कंटेनर में इस तरीके से ऐड करा कि दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे थे इनिशियली, फिर जब मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा तो मैंने यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई और फिर इन दोनों को जो सेपरेशन कर रहा था पार्टीशन वो हटा दिया। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगी, सॉल्यूशन में जो भी पार्टिकल्स है उसको अलाउ करेगी क्योंकि उसमें होल्स है, ठीक है,
परमिएट कर सकते, परमिएबल ये मेम्ब्रेन है, तो इसको इधर से पार्टिकल्स मूव करेंगे। अब हमें ये समझना है कि कौन सा पार्टिकल्स किधर मूव करेगा, सॉल्यूट कहाँ मूव करेगा और सॉल्वेंट कहाँ मूव करेगा। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट ये सॉल्यूट की बात करते हैं पहले, ठीक है। सॉल्यूट की बात करते हैं। सॉल्यूट को हमने किससे रिप्रेजेंट करा, बी से। सॉल्यूट इसमें भी बी है NaCl और इसमें भी बी NaCl, दोनों में है। तो क्या सॉल्यूट का कोई मूवमेंट होगा इस मेम्ब्रेन के थ्रू? तो हमें पता है दुनिया में हर चीज ज्यादा से कम, हायर टू लोअर फ्लो करती है, मूव करती है। कुछ भी ले लो, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, सब चीज हायर टू लो मूव करेगी। यानी तो हायर टू लो अगर मूव कर रही तो हमें बस ये देखना है कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स कहाँ ज्यादा है, वहां से सॉल्यूट के पार्टिकल्स कहाँ कम है, उस साइड मूव करेगी। सिंपल सी बात। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि C1 कंसंट्रेशन ज्यादा है C2, जो मैंने अजम्पशन माना, दैट मीन्स NaCl जो हमारा सॉल्यूट B है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन 1 में ज्यादा होंगे और इसमें कम होंगे। तो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगी, तो जो हमारा B पार्टिकल है, वो जो सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, सॉल्यूट जो पार्टिकल है वो मूव करेगा सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन 2। ये तो हुआ सॉल्यूट का मूवमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट भी सेम, ज्यादा से कम फिनोमेना है तो दोनों में लगेगा, बिल्कुल सही है, ज्यादा से कम। अब ध्यान से सुनना, दोनों का फॉर एग्जांपल मैंने 1-1 लीटर पानी लिया, ठीक है, 1-1 लीटर पानी लिया। 1-1 लीटर पानी के अंदर मैंने क्या करा, ये इनका क्या बनाया मैंने सॉल्यूशन, ये ऐसे बोलो 1-1 लीटर पानी नहीं लेते, ऐसा करता हूँ, इसके 10 मोल लिए और इसके 5 मोल NaCl के लिए, और उसमें मैं पानी ऐड करता गया और फाइनल सॉल्यूशन दोनों 1-1 लीटर बनाए। अब सही है, जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिला के वो 1 लीटर बनाए। तो अब दोनों में सॉल्यूट का वैल्यू भी सेम नहीं है। अगर मैं 1 लीटर दोनों से ले लूंगा पहले ही पानी, तो वो दो सॉल्वेंट सेम हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कर रहा हूं मैं, सॉल्यूशन दोनों 1 लीटर लिया मैंने, और दोनों 1 लीटर सॉल्यूशन कैसे बनाया मैंने, पहले इसके लिए 10 मोल NaCl ले ली, इसके 5 कम रख लो, कोई भी एक ज्यादा एक कम, और फिर उसमें पानी ऐड करता गया। पानी तब तक ऐड करते रहो जब तक फाइनल सॉल्यूशन 1 लीटर ना बन जाए। तो दोनों मैंने 1 लीटर बना दी। अब सॉल्यूट की वैल्यू तो हमने इनिशियली अलग ले ली, तो सॉल्वेंट भी तो क्या होगा, उसमें अलग अलग होगा। अब सॉल्वेंट कहाँ कम होगा, कहाँ ज्यादा होगा, क्योंकि फाइनल सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, 1 लीटर है। तो अगर इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूशन 1 में अगर सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट क्यों ज्यादा है, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है, और कंसंट्रेशन ज्यादा कब होती है, जब उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ते हैं। तो उस केस में सॉल्वेंट अपने आप क्या हो गया, इसके रेस्पेक्ट में कम हो गया। किसके रेस्पेक्ट में, दूसरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कम है, NaCl कम है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों का समेशन 1 होना चाहिए, तो एक कम है तो दूसरा ज्यादा होगा इसके रेस्पेक्ट में। तो यहां पर सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सॉल्यूशन 1 में सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्यूट ज्यादा है पहले कंटेनर से कंपैरिजन में दूसरे कंटेनर की बात करूं, तो दूसरे से ज्यादा सॉल्यूट इसमें है। और सॉल्वेंट की अगर मैं बात करूं, पानी की बात करूं, तो इस वाले कंटेनर में पानी कम है और इस वाले कंटेनर में पानी ज्यादा है, सॉल्वेंट इसमें ज्यादा है। तो सॉल्वेंट जिसमें ज्यादा है, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, जिसको हमने A से रिप्रेजेंट करा, इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। मतलब ये कंटेनर 2 से, सॉल्यूशन 2 से सॉल्वेंट कहां मूव करेगा, सॉल्वेंट 1 में मूव करेगा। आ रही बात समझ में? तो इंडिविजुअली हमने देख लिया कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट किस तरफ मूव करेगा, तो हमने कंसंट्रेशन के बेसिस पे इसको देख लिया। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, दो सॉल्यूशन को जब परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, तो परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को परमिट करती है, दोनों से पास हो सकते हैं, गो थ्रू हो सकते हैं। और किस साइड मूव करेंगे, तो नेट इफेक्टिव चेंज आपको कहां नजर आएगा, नेट इफेक्टिव चेंज वहां नजर आएगा जहां, ठीक है, जहां सॉल्यूट ज्यादा है वहां से वो कम सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। उसी तरीके से सॉल्वेंट ज्यादा जहां है वहां से सॉल्वेंट कम की तरफ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ये तब तक मूवमेंट चलेगा जब तक कि इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम ना हो जाए। जब सेम हो जाएगा, जब हम कहते हैं ना टेम्परेचर हाई से लो या प्रेशर हाई से लो मूव करता है, जब प्रेशर सेम हो जाएगा तो मूवमेंट बंद हो जाएगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो मूवमेंट सही बच जाएगा, यानी रुक जाएगा प्रोसेस। उसी तरीके से सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का मूवमेंट भी तब तक चलता रहेगा जब दोनों अगर मैं बोल रहा हूँ ये 5 मोल है, ये 3 मोल है, तो 5 और 3 के बीच में ये मान लो अगर इक्वल कंसंट्रेशन, इक्वल वॉल्यूम लिया है, तो ये कहीं ना कहीं 5 और 3 के बीच मान लो 4 मोल पे आके दोनों रुक जाएंगे। अब जब थोड़ी देर बाद प्रोसेस को हम देखेंगे तो इसका कंसंट्रेशन देखोगे तो ये भी 4 मोल, ये भी 4 मोल, अब कोई मूवमेंट आपको नजर नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? और इसको फिर से ध्यान से समझ सकते हो, इसकी कंसंट्रेशन मेरे को कम करनी है पहले सॉल्यूशन की, है ना, क्योंकि इसकी ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन कम करने के लिए क्या करूं मैं, सॉल्यूट कम कर दूं, अपना कौन जाए, तो सॉल्यूट देखना कम हो रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है।
इसकी कंसंट्रेशन मेरे को बढ़ानी है, इसकी कंसंट्रेशन मेरे को बढ़ानी है, तो दो चीजें, या तो सॉल्यूट बढ़ा दो तो सॉल्यूट बढ़ रहा है, ये सॉल्वेंट कम कर दो उसके रेस्पेक्ट में तो सॉल्वेंट कम हो रहा है। सेम कहानी इस पे भी है कि सॉल्यूट यहाँ पर मेरे को क्या करना है, कम करना है, तो यहाँ पे कम हो रहा है, या फिर मैं सॉल्वेंट बढ़ा दूं तो वो बढ़ रहा है। दोनों साइड से आप देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। ठीक है, अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी गई है, आगे मैंने उसको थ्योरी फॉर्म में, नोट के फॉर्म में लिखाया भी है, लेकिन ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जब ये दो सॉल्यूशन को मैंने इनिशियली एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, कांटेक्ट में लेकर आया, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आ गया, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि यहाँ का जो सॉल्यूट का पार्टिकल है वो ही सिर्फ इधर जाएगा। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। जहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा है, तो यहाँ से ये सिर्फ यही जाएगा। क्या इधर का सॉल्यूट पार्टिकल क्या कभी यहाँ से यहाँ नहीं आएगा? बोला आपने तो बोला सर ज्यादा से कम की तरफ, बिल्कुल सही है। वो नेट इफेक्टिव मूवमेंट आपको यहां से यहां नजर आएगा, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड कोई थंब रूल या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ का पार्टिकल यहाँ आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो मेम्ब्रेन है। इससे अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ से 10 पार्टिकल इधर जा रहे तो 1 या 2 पार्टिकल इधर आ जाएंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। लेकिन इफेक्टिव में क्या देखूंगा, 10 इधर जा रहे हैं, 2 इधर आ रहे हैं, तो नेट मुझे क्या दिखेगा, 8 की तो इधर बढ़ोतरी हो रही है, नेट तो इधर ही मूवमेंट हो रहा है। सेम चीज एप्लीकेबल होती है सॉल्वेंट पे भी। सॉल्वेंट ऐसा नहीं ज्यादा इधर है तो इधर से इधर ही मूव करेगा, सॉल्वेंट यहां से यहां भी मूव कर सकता है। लेकिन जो हम दो वर्ड होते हैं, मूवमेंट साइमल्टेनियसली दोनों साइड होगा, और दोनों का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का। सॉल्यूट यहां से यहां भी मूव करेगा, एट द सेम टाइम सॉल्यूट यहां से यहां पे भी मूव करेगा। सिमिलरली सॉल्वेंट यहां से यहां तो मूव कर ही रहा है और यहां से यहां पे भी मूव करेगा। ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलेगा एक साथ। लेकिन इफेक्टिव चेंज आप जब देखोगे थोड़े टाइम बाद जब प्रोसेस रुक जाएगा, तो इफेक्टिव आपको चेंज क्या नजर आएगा? चेंज ये नजर आएगा कि फाइनली यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स कम हो गए और यहाँ बढ़ गए, और फाइनली यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल कम हो गए और यहाँ पर बढ़ गए। तो दो अलग अलग चीजें। नेट इफेक्टिव मूवमेंट आपको एक डायरेक्शन में नजर आएगा, लेकिन साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द फिनोमेना, ड्यूरिंग द प्रोसेस, दोनों चीज दोनों डायरेक्शन में एक साथ मूव करते हैं। और ये कॉम्पिटिशन में ये चीज पूछी गई है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते नहीं सर ने बताया था सॉल्यूट है ना क्या ज्यादा से कम मूव करता है बस, तो वो कभी इधर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आ रही बात समझ में? चलिए, अब जो मैंने चीज समझाई है उसी को मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है, तो एक बार देख लेता हम इसको। पहली चीज तो यहाँ पे मैंने अजम्पशन जो बताया C1 और C2, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, सॉल्यूशन कुछ भी ले सकते हैं, NaCl MgC कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कैसा होना चाहिए, नॉन, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे अल्टीमेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की खास बात क्या है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ही क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। बोले सर कंसंट्रेशन कर रहे हो आप, हम तो वेपर प्रेशर की बात करें तो उस पर भी आएंगे ना, एक बार इसको देख लेते हैं। चलिए, तो ये मैंने सॉल्यूट की बात करी है B, तो वो कैसा होना चाहिए, नॉन वॉलेटाइल, और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, ये वॉलेटाइल होना चाहिए। तो ये तो कॉमन चीज है, हम स्टार्टिंग में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पहले बात ही कर चुके हैं। चलिए, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो चीज मैंने समझाई वही पॉइंट्स में लिख दी यहाँ पे। फर्स्ट यहाँ पे लिखा मैंने, concentration of solute is higher in solution 1, therefore net movement of solute from solution 1 to solution 2। तो यहाँ पे एक टर्म देखोगे आप, मैंने क्या लिखा, नेट मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में हो रहा होगा, लेकिन नेट इफेक्टिव मूवमेंट आपको क्या नजर आएगा, हायर टू लो। तो हमने बोला सॉल्यूशन 1 जिसको हमने C1 कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट करा है वो ज्यादा है, उसका मतलब वहां पे सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स कहां से मूव करेंगे, सॉल्यूशन 1 टू सॉल्यूशन 2। फिर सेकंड पॉइंट लिखा है यहां पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज हायर इन सॉल्यूशन 2, therefore net movement of solvent from solution 2 to solution 1। सेम कहानी, क्योंकि सॉल्यूशन 2 का कंसंट्रेशन कम है, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, उसका सॉल्वेंट ज्यादा है उसमें, और सॉल्वेंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट का फिर से यहाँ पे वर्ड मैंने लिखा नेट मूवमेंट। ठीक है, नेट मूवमेंट मतलब इफेक्टिव, नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन 2 टू सॉल्यूशन 1। ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट जो अभी हमने एक्सप्लेन करा, तो उसी को मैंने लिखा। ठीक है, थोड़ा सा माइक निकल गया तो डिस्टर्बेंस आया होगा, तो उसके लिए सॉरी।
चलिए फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट की हम बात करें इसमें, ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पे लिखा मैंने मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंटिन्यूअसली टिल द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन बिकम इक्वल। अब ये मूवमेंट कब तक चलता रहेगा, मैं कह रहा हूँ सॉल्यूट हायर से इधर लोअर और सॉल्वेंट हायर से इधर, मतलब A to B B to A सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मूवमेंट, ये कब तक चलता रहेगा, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए, है ना। तो ये लिखा है मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कंटिन्यूअसली टिल द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन बिकम इक्वल, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें मेम्ब्रेन इन डिफ्यूजन कैन पास बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखना डिफ्यूजन के अंदर जो हमारे पास मेम्ब्रेन हमने यूज करी है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को पास कर सकती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो कुछ के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर मैं बोल सकता हूँ कंपोनेंट को ही पास कर सकती है, तो वो डिफरेंस रहेगा, इसलिए पहले डिफ्यूजन समझना जरूरी है। तो डिफ्यूजन में वो जो मेम्ब्रेन होती है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को पास कर सकती है, दोनों डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से डिफ्यूजन क्या है उसको मैंने डिफाइन करा है। तो डिफ्यूजन को हमने डिफाइन किस तरीके से करा है, द फ्लो ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्यूजन को डिफाइन करा है कि सॉल्यूट क्या करेगा, जिस सॉल्यूशन में हायर कंसंट्रेशन है वहां से उस सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा जिसकी कंसंट्रेशन क्या है, लोअर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। तो इसको आप एक बार पहले आप कॉपी कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं अब ऑस्मोसिस पे। डिफ्यूजन वगैरह में समझ में आ गया तो अब ऑस्मोसिस समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट हायर है यहाँ पर, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है। किसके लिए लिखा हाई कंसंट्रेशन, सॉल्यूट के लिए। ऐसे ही सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहां पर आई है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें। ठीक है, डायग्राम बना लेना ताकि थोड़ा समझने में इजी होगा। फिर उसके बाद ये जो हमने अजम्पशन माना था, वीडियो पॉज करें, कॉपी करें इसको। ठीक है, देन फर्स्ट पॉइंट ये लिख लेना, ठीक है। तो जल्दी जल्दी वीडियो पॉज करके कॉपी करते रहे। चलिए अब बढ़ते हम आगे अपने टॉपिक में। तो फिर हम अब बात करते हैं ऑस्मोसिस की। सेम सेटअप आप देख रहे होंगे, बोला सर ये तो सेम ही हो गया। सेम सॉल्यूशन 1 लिया NaCl का, मान लो आप, उसकी कंसंट्रेशन C1, और यहाँ पे भी सेम अजम्पशन लिया मैंने, C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा। यहाँ पे भी सॉल्यूशन 2 लिया, फॉर एग्जांपल NaCl ही मान लो, इसकी कंसंट्रेशन C2 है और वो कम है। सेम चीज़ जो हमने डिफ्यूजन में पढ़ी थी, सेम सब चीज़ें एग्जैक्टली। अगर मैं बोल रहा हूँ कि NaCl के 5 मोलर सॉल्यूशन है, यानी 5 मोल है NaCl के 1 लीटर पानी टोटल सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ पर ये 3 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब 3 मोल है हमारे पास टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। तो सेम कंडीशन जो पीछे हमने किसमें, डिफ्यूजन में समझी थी, सेम है। यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या कि सर आपने वहाँ ब्लैक कलर की बनाई थी और यहाँ ब्लू बना दी है ना। तो वो इसलिए बनाई है क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा आपको क्लिक भी करे कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके आगे मैंने लिखा आपके पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में हम SPM बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वहाँ सिर्फ मेम्ब्रेन थी, यहाँ पर है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि इसका नाम है सेमी। जो नॉर्मल मेम्ब्रेन या परमिएबल मेम्ब्रेन थी वो क्या करती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को पास होने देती है,
लेकिन जो ये SPM होती है इसका खास नेचर होता है, खास तरीके की मेम्ब्रेन होती है। इसका नाम ही सेमी का मतलब है आधा ही काम करती है। आधा काम कैसे करती है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में से सिर्फ एक को ही अपने थ्रू पास होने देगी, दोनों को नहीं होने देगी। ठीक है, एक को ही अपने थ्रू पास होने देगी, और वो एक कौन होता है, सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा, यही आपको देखना है। ठीक है, तो कुछ लोगों को हो सकता है पता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो जो अजम्पशन माने है ना, जो अजम्पशन माने पहले उसको देख ले, तो फिर हम इस पर वापस लौट के आएंगे। तो अजम्पशन C1 C2 सेम, NaCl का सॉल्यूशन ले लो। ठीक है, C1 कंसंट्रेशन ज़्यादा, C2 कंसंट्रेशन ज़्यादा, सेम चीज़ जो पिछले हमने डिफ्यूजन में करी थी। फिर से सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल ले लो, NaCl लिया। सॉल्वेंट ये भी कैसा ले लो, हम पानी ले लो। ठीक है, वॉलेटाइल। अब यहाँ लिखा मैंने SPM। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पहले समझ लेते, फिर अपन वापस अपने फिनोमेना को समझेंगे। यह लिखा मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में हम इसको SPM बोलते हैं। इसका क्या काम है, स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन which allows the movement of solvent particle only through it। ये ऐसी स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को ही अपने थ्रू पास होने देगी, सॉल्यूट को नहीं पास होने देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये इसका नेचर होता है इस तरीके की मेम्ब्रेन का, जिसको हम बोलते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सॉल्यूट को पास अपने थ्रू नहीं होने देती है, सिर्फ सॉल्वेंट को होने देती है। तो एक ही, दो में से एक ही पार्टिकल को पास होने दे रही, मतलब आधा ही काम करने दे रही, इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल तो है लेकिन सेमी मतलब आधे को ही पास होने दे रही है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रियल लाइफ में हमारी बॉडी, एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल मेम्ब्रेन्स होती है, वो SPM ही होती है। ठीक है, तो बायो वालों को तो पता ही होगा, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में एक तो हुआ एनिमल मेम्ब्रेन, और कुछ हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं, तो उसमें से एक ये कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, कंपाउंड है ये, Cu2FeCN6, तो सुनने में देखने में अजीब लग रहा होगा। फिर से ये एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ठीक है, जिसको हम 12th क्लास का जो हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें हम इनको देखेंगे। तो जहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लग जाता है, उसका मतलब ये क्या हो गया, एक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ठीक है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अब आते हैं हम हमारे वापस ओरिजिनल सिचुएशन पे, क्योंकि अब SPM का क्या काम है ये हमें समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस क्या है। कहानी तो सेम है, सेम कहानी क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा होगा क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, सॉल्यूट क्या हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, और सॉल्यूट कौन है हमारा, B। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। ये तो दोनों चीज़ में सेम होगी। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्वेंट क्या हमारा A है, और इसकी कंसंट्रेशन सेकंड वाले के अंदर, इसमें हाई कंसंट्रेशन है इसकी। फिर से ये जो दोनों सॉल्यूशन है ना, इन दोनों को मैंने क्या करा, एक पार्टीशन लगा के जिससे ये पास ना हो सके, और कहाँ पे लगाया, दोनों SPM के इस साइड भी लगा दिया, इस साइड भी लगा दिया, ताकि अभी तो SPM के कांटेक्ट में ये आ ही नहीं रहे। इनिशियली दो अलग अलग सॉल्यूशन मैंने बनाए। तो दोनों सॉल्यूशन में देखोगे तो यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब सॉल्यूट ज़्यादा, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम मतलब इसके रेस्पेक्ट में सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट ज़्यादा। ये हायर कंसंट्रेशन से मतलब क्या है कि सॉल्वेंट इस कंटेनर में ज़्यादा है इस कंटेनर के रेस्पेक्ट पे। सॉल्यूट हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि सॉल्यूट इसमें ज़्यादा है इसके रेस्पेक्ट में। यहाँ 5 NaCl है तो यहाँ 3 मान लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 900 ml पानी है तो यहाँ पे 800 ही होगा, ऐसे मान होगा। ठीक है, तो ये तो लिखी मैंने। अब मैंने क्या करा, वो जो पार्टीशन दोनों को आइसोलेट करने का वो दोनों यहाँ से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया। अब दोनों सॉल्यूशन इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहे, टच में हो रहे एक दूसरे को क्या कर सकते, दोनों जो मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे सॉल्यूशन से क्या कनेक्टेड है, कॉन्टेक्ट में। अब क्या हो रहा होगा, अब काम तो वही करेगा जो नेचर है, विधि का विधान है कि भाई ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना है। नहीं, ठीक है, तो ये तो होना ही चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ज़्यादा से कम मूव करने के लिए, ज़्यादा से कम मूव करने के लिए क्या है, यहाँ पर दो चीज़ है। सॉल्यूट तो ज़्यादा यहाँ है तो यहाँ मूव करना इसके लिए पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये मेम्ब्रेन इसको अपने थ्रू पास होने ही नहीं देगी। ठीक है, तो ना तो सॉल्यूट यहाँ से यहाँ आ सकता, ना यहाँ से यहाँ। तो मैंने बोला ना मूवमेंट तो दोनों साइड होता है, लेकिन नेट
तो यहाँ तो मूवमेंट ही नहीं है, तो नेट मूवमेंट की तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो ना तो सॉल्यूट का एक भी पार्टिकल इधर आ सकता है, ना सॉल्यूट का एक भी पार्टिकल इधर से इधर आ सकता है। तो कोई नेट मूवमेंट तो सॉल्यूट का होगा ही नहीं, और नेट का मैं बोलूँ इफेक्टिव एक इंडिविजुअल मूवमेंट भी कोई होगा ही नहीं। तो इसका कोई मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, सॉल्यूट का कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये तो बात ही खत्म होगी। अब लेकिन सॉल्यूशन का, इनका तो नेचर का काम है चीज़ें बराबर करना, ठीक है, अमीर से गरीब को देके और बराबर कर दे, सब यही चाहते हैं नहीं, ठीक है, लेकिन ये होता नहीं है, बैलेंस होता नहीं है, लेकिन नेचर तो कोशिश करती है करने का। तो वही चीज़ है कि कंसंट्रेशन कैसे सेम करे। तो सॉल्यूट पे तो पाबंदी लगी कि ये तो मूव नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी एक ऑप्शन है हमारे पास, क्या कि सॉल्वेंट तो मूव कर सकता है, सॉल्वेंट तो मूव कर सकता है। और सॉल्वेंट कहाँ से मूव करेगा, जहाँ इसकी कंसंट्रेशन हाई है, और जहाँ उस तरफ मूव करेगा जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो है। तो अभी क्या है कि सॉल्वेंट मूव कर सकता है सिर्फ, तो सॉल्वेंट ने मूव करा है कहाँ से, सॉल्यूशन 2 वाले कंटेनर से, कहाँ की तरफ मूव करा है, ये सॉल्यूशन 1 वाले कंटेनर की तरफ। क्यों, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, यहाँ सॉल्वेंट कम है। इससे क्या होगा कि अब अगर मेरे को इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, अगर मेरे को इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है, तो या तो मैं क्या करूँ, इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ा दूँ, जो मैं बढ़ा नहीं सकता, यहाँ से आ नहीं सकता और बाहर से मैं ऐड नहीं करना चाह रहा। तो एक ही ऑप्शन रहेगा कि इसमें जो सॉल्वेंट है उसको कम करता रहूँ, सॉल्वेंट कम करता रहूँगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, कंसंट्रेशन अपना बढ़ेगी। इसकी कंसंट्रेशन मेरे को क्या करनी है, लो करनी है। कैसे करूँ, इसमें से सॉल्यूट निकाल दूँ, तो सॉल्यूट तो मैं वहाँ जा नहीं सकते और मैं अपने हाथ से निकालना नहीं चाहता है। तो कैसे होगा, इधर आप क्या करो, सॉल्वेंट का वॉल्यूम या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते रहो। यहाँ पे सॉल्वेंट अपना बढ़ेगा, तो मोलरिटी क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो जब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा सॉल्वेंट का, तो मोलरिटी अपना आप होगी, कंसंट्रेशन अपना आप कम होगा। तो अभी भी ये नेचर अपने आप को बैलेंस करना है फिनोमिना। अब इसमें भी सेम वही काम है, ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए। तो इस बार सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ना मूव करके सिर्फ और सिर्फ क्या मूव कर रहा है, सॉल्वेंट मूव कर रहा है। सॉल्वेंट जहां से मूव कर रहा है वहां से उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मूव करने से बढ़ा दे रहा है, और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में वॉल्यूम बढ़ने से उसकी कंसंट्रेशन क्या कर दे रहा है, वो कम कर दे रहा है। फिर से सॉल्वेंट इधर से इधर भी आ सकता है और इधर से इधर भी आ सकता है, क्योंकि मेम्ब्रेन तो सॉल्वेंट को पास करने, लेकिन नेट मूवमेंट की बात करूं तो वो सॉल्यूशन 2 जिसकी कंसंट्रेशन लो है वहां से सॉल्यूशन 1 जिसकी कंसंट्रेशन हाई है उस तरफ मूव करेगा। तो अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करते थे, काम दोनों का सेम ही है, कंसंट्रेशन बराबर करना। बट ऑस्मोसिस में सॉल्यूट मूव नहीं कर सकता, सिर्फ सॉल्वेंट मूव करेगा और काम अभी भी वही है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम करना। सही है, तो ये है हमारा ऑस्मोसिस। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, कि इसमें और उसमें सिर्फ डिफरेंस है मेम्ब्रेन का। वहाँ एक नॉर्मल मेम्ब्रेन यूज की जाती है जहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों होते हैं। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है वो एसपीएम होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करता है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या करता है, सेम करता है, लेकिन सिर्फ सॉल्वेंट को पास करके अपने मेम्ब्रेन अपने थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट को पास करता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, चलिए, तो बाकी चीजें तो सब सेम है ना, तो मैंने चीजें लिखी भी नहीं है, ये तो अपने देख लिया था। तो यहाँ पे मैंने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख दी, अब डायरेक्ट थ्योरी वहाँ पे थोड़ी मैंने लिखी दी थी समझाने के लिए। तो ऑस्मोसिस क्या है, नेट स्पॉन्टेनियस, मतलब ये अपने आप होता है। अगर आप एक एसपीएम दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन डाल के छोड़ दो तो वो अपने आप होगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रही, अपना मूवमेंट शुरू हो जाएगा। इसलिए नेट मतलब इफेक्टिव, ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट मतलब दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होगा। तो नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। ठीक है, ये क्या चीज है, नहीं तो अभी मैं इसको समझाता हूं। इसके आगे देखना, और फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। पहली बात तो नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दो टर्म यूज करा, पहला तो हमने अभी जो समझा ना, ये समझा है कि हमने लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से कहाँ मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, सॉल्वेंट का डायरेक्शन का, सॉल्वेंट के मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। लेकिन यहाँ पे इससे ऊपर एक लाइन और लिखिए, नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड। अब ये क्या चीज है, तो इसको आप समझ लेना थोड़ा सा ध्यान से। इसकी जगह जो सॉल्यूशन 2 है ना,
इस सॉल्यूशन 2 की जगह मैंने क्या करा, इस सॉल्यूशन 2 को हटाओ और सिर्फ पानी ले लो, ठीक है, सॉल्यूशन 2 को हटाओ और सिर्फ पानी ले लो, प्योर वाटर, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन जो 1 है वो अभी भी NaCl का मान लो 3 मोलर 4 मोलर 5 मोलर सॉल्यूशन ले लिया, फिर SPM के थ्रू मैंने इन दोनों को टच, एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आई है। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ इस केस में कि अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन बचा है, पानी, और यहाँ पर पानी और सॉल्यूट दोनों है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट तो ऑब्वियसली बात है, कंसंट्रेशन अपने आप ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे 1 लीटर सिर्फ और सिर्फ पानी है या 1 लीटर में पानी प्लस सॉल्यूट है। तो अब ये क्या करेगा सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट क्या करेगा, इस सॉल्वेंट क्या करेगा, अपनी कंसंट्रेशन को कैसे, अब चेंज तो नहीं कर, ये अपनी कंसंट्रेशन क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, तो कम करने की कोशिश करेगा तो ये क्या करेगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट नेट यहाँ से यहाँ मूव करता रहेगा। अब कब तक मूव करेगा कि यहाँ पे सॉल्वेंट और यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए, तब तक ये मूवमेंट चलेगा। अब सॉल्यूट तो ऐड यहाँ से तो आ नहीं सकता, ऊपर से मैं डालना नहीं चाह रहा हूँ, तो रहेगा तो अभी भी पानी, लेकिन कब तक, जब तक कि सॉल्वेंट की दोनों की जो कंसंट्रेशन है ना दोनों साइड में, वो क्या नहीं हो जाए, सेम हो जाए। अब इससे आगे की कहानी सुनना, ये तो मैंने डेफिनेशन लेके उसके आगे बता दिया। अब ये जो अभी तक जितना भी प्रोसेस चल रहा है ना, जितना भी मैंने समझाया आपको कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में समझाया, अभी तक मैंने वेपर प्रेशर का तो नाम ही नहीं लिया, तो हमें तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना है, ऑस्मोसिस पढ़ा तो प्रेशर का आ गया सर इसमें, तो अब समझना प्रेशर क्या है। सेम कंडीशन यही है, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन। अब मुझे बताइए यहाँ पे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सॉल्यूशन में 10 NaCl है, यहाँ 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 NaCl है, ये मतलब हुआ इसका हायर लोअर कंसंट्रेशन। तो वेपर प्रेशर इंडिविजुअल कंटेनर के अंदर जब मैं दोनों को सेपरेट रख रहा हूँ, तो वेपर प्रेशर इंडिविजुअल कंटेनर में किस में ज्यादा होगा और किस में कम होगा। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में स्टार्टिंग से, कि जब भी किसी वॉलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को आप ऐड करते, तो अब जब वो सॉल्यूशन बन जाता है तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, तो इसका भी प्योर सॉल्वेंट से कम होगा, इसका भी प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। लेकिन ज्यादा कम किसका होगा, जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जितने ज्यादा आप बढ़ाते जाओगे उस सॉल्यूशन का वेपर उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यही तो पढ़ा हमने RLVP वगैरह के। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है नॉन वॉलेटाइल, इसका मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर कम है, और यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ पर क्या है, कम है, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें और इसमें अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका वेपर प्रेशर क्या है, इसका वेपर प्रेशर कम है कंटेनर का, इस सॉल्यूशन का, और इसका वेपर प्रेशर है ज्यादा, जब दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड SPM के थ्रू कॉन्टेक्ट में नहीं है। जब मैंने SPM के थ्रू कॉन्टेक्ट में लाया, ठीक है, SPM के थ्रू जब कॉन्टेक्ट में लाया, तो इसका वेपर प्रेशर क्योंकि हायर है, इसका वेपर प्रेशर क्योंकि इसका हायर है, तो हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा। ठीक है, इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका कम है, तो वापस ज्यादा से कम का होना ही चाहिए, तो अपना प्रेशर ये कम करेगा और ये अपना प्रेशर बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि जो वेपर प्रेशर आ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल की वजह से आ रहा है, नहीं सॉल्यूट की वजह से थोड़ी आ रहा है। तो अगर सॉल्वेंट का ही मैं कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की ही पार्टिकल कम कर दूं तो वेपर प्रेशर अपना आप कम होगा। यहां पर मैं सॉल्वेंट के ही पार्टिकल बढ़ा दूं और उसकी सॉल्वेंट की ही अमाउंट में बढ़ा दूं तो वेपर प्रेशर अपना आप बढ़ जाएगा। तो ये तब तक कम होता जाएगा, सॉल्वेंट यहां से यहां तब तक मूव कर जाएगा जब तक कि यहां का वेपर प्रेशर बराबर यहां तक के वेपर प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो ये कहानी थी किसके रेस्पेक्ट में, वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में, जो अभी तक हम पढ़ते हुए। तो दोनों तरीके से मैंने समझा दिया है। उसके थ्रू देखोगे कंसंट्रेशन के थ्रू, तब भी सॉल्वेंट का मूवमेंट यहां से यहां पर है, और वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग देखोगे तो भी सॉल्वेंट का मूवमेंट यहां से यहां पर है, यानी ठीक है। तो चलिए अब ये चीज में मैं यहां पे लिख देता हूं। तो वेपर प्रेशर इसका, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर मैंने मान लिया है क्योंकि 2 है तो इसको मैं P2 मान लेता हूं, और इसका वेपर प्रेशर क्योंकि सॉल्यूशन 1 है तो ये P1 मान लेता हूं। तो वेपर प्रेशर 2 ज्यादा है वेपर प्रेशर 1 से, तो P2 ज्यादा P1 से, तो कहाँ अभी भी इस डायरेक्शन में मूवमेंट होना है। तो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ इसको नीचे, सॉरी, ठीक है, चलो यहाँ लिख देते हैं जगह। तो यहाँ पे मैंने लिखा वेपर प्रेशर, ठीक है,
P1 से ज़्यादा है P2 का। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर को मैंने P से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है, और यहाँ पे इसको P2 से। क्लियर है? तो दोनों चीज़ हमने समझ ली इसमें। चलिए उसके अलावा आगे क्या चीज़ है वो और देख लेता हूँ। ठीक है, नोट लिखे कुछ, तो ये वही नोट लिखे जो मैंने अभी आपको बड़ा डिटेल में समझाया था। चलो एक बार में इसको ले लेते हैं। ये काफ़ी बड़ा लिखने में स्टेटमेंट आपको काफ़ी बड़ा दिखेगा, ठीक है, लेकिन एक साथ लिख दिया मैंने ताकि समझ में आए, है ना। तो एक बार हम रीड कर लेते पहले इसको, फिर इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नोट में पहला पॉइंट लिखा मैंने, द मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, occurs simultaneously from low concentration to high concentration as well as high concentration to low concentration in diffusion। डिफ्यूजन में ये कह रहा है कि सॉल्यूट दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो अलग है, हाई लो, तो हाई से लो भी सॉल्यूट मूव करेगा और लो से हाई भी सॉल्यूट मूव करेगा। उसी तरीके से सॉल्वेंट भी हाई से लो भी मूव करेगा और लो टू हाई भी मूव करेगा। ठीक है, हाई टू लो या लो टू हाई, कुछ भी कैसे बोलो, मतलब मूवमेंट दोनों का साइमल्टेनियसली होता है। फिर आगे क्या लिखा है, बट नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ऑब्जर्व फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। मूवमेंट दोनों ही डायरेक्शन में दोनों ही पार्टिकल्स का होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए नोट के फॉर्म में मैंने लिखा है इसी तरीके से। और बट अगर मैं नेट मूवमेंट की बात करूं कि इफेक्टिव लास्ट में प्रोसेस जब रुक जाएगा, जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी या दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं, तब क्या होगा, तब हमको ये देखने को मिलेगा कि बट नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मूवमेंट है हमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता हुआ देखने को मिला कि, और जो सॉल्वेंट का नेट मूवमेंट है वो हमें लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिखने में आपको ऐसा लग रहा है वो बड़ा पॉइंट है, लेकिन जो ऑलरेडी मैं इसको समझा चुका हूँ वो है। तो दोनों में डिफरेंस है यानी। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्या पूछे। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो लिख रखा है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है इसमें, सिमिलरली इन ऑस्मोसिस, अभी ऊपर जो बात करी थी किसकी हुई थी, डिफ्यूजन की, क्योंकि डिफ्यूजन में सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों मूव करता है। इसी तरीके से सिमिलरली इन ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन एज वेल एज हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन साइमल्टेनियसली। तो सॉल्वेंट भी दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, लेकिन नेट जो मूवमेंट होगा, बट नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट ऑब्जर्व फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, या प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन करे तो उसी को नोट के फॉर्म में आपको लिखा दी। अब आप इसको एक बार वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी से कॉपी कर ले। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब हमने डिफ्यूजन समझ लिया, हमने जब ऑस्मोसिस समझ लिया, तो अब हम बात कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, क्योंकि प्रेशर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस मैंने कर दिया है। तो अब आपको चीज़ें थोड़ी ईजिली अब समझ में आएगी। तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। वीडियो पॉज करें और कॉपी कर ले इसको। ठीक है, देन ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख लेना। ठीक है, तो नोट है ये, तो बड़ा है तो थोड़ा मैंने जूम करके लिखा है। ठीक है, इतना नोट करें, फिर इसके बाद आगे कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें। देन लास्ट
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर पे आते हैं अब। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ना तो डिफ्यूजन हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ना ही ऑस्मोसिस हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर को समझना तो उसके लिए हमें ऑस्मोसिस समझना था, और ऑस्मोसिस समझने के लिए पहले मुझे डिफ्यूजन समझना था, इसलिए थोड़ा हमने इतना टाइम लिया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे फिर से एक सेटअप लगाया मैंने एक्सपेरिमेंटल। फिर से यहाँ पर NaCl का सॉल्यूशन है, इधर भी NaCl का सॉल्यूशन है, जैसे मैं बोल रहा था, अब क्या मैंने लिख दिया NaCl का सॉल्यूशन। यहाँ पे C2 कंसंट्रेशन है, यहाँ पे C1 कंसंट्रेशन है। दैट मीन्स दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग है। अब अजम्पशन मैंने क्या माना है, यहाँ पे सेम माना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। कंसंट्रेशन मैंने बोला C1 की ज़्यादा है C2 से, जैसा कि हमने पहले पीछे ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में माना था कि C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है C2 से। तो बताना वेपर प्रेशर का काम उल्टा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो C1 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा, तो P1 लेस देन P2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 से मतलब मेरा कंटेनर 1 और 2 से है, तो ये सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। सॉरी, अब क्या मैंने लेफ्ट राइट चेंज कर दिया थोड़ा, है ना, तो ध्यान रखना। वहाँ पे पहले 1 लिखा था, यहाँ 2 लिखा था, अब की बार यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना, और आपको कन्फ्यूजन होता है तो इसको जो भी चीज़ मैं लिखूंगा बताऊँगा उसको रिवर्स करके लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इधर आपके पास सॉल्यूशन 1 लिया है मैंने जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा। इधर सॉल्यूशन 2 लिया है जिसकी कंसंट्रेशन कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसके बीच में ये मैंने SPM लगा दी। अभी इनिशियली मैं मान रहा हूँ कि SPM को भी मैंने कवर कर लिया, तो ये दोनों कॉन्टेक्ट में नहीं है, आइसोलेटेड सॉल्यूशन है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इसको बाहर से मैंने क्लोज कर दिया, और इसको क्लोज कैसे करा, मैंने एक पिस्टन लगा के, ठीक है, एक पिस्टन लगाया मैंने यहाँ पर। अभी तो ये इस तरीके से मान लो ओपन ही एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर ही जो भी है ना। अब मैंने क्या करा, जहाँ पे भी इस सॉल्यूशन का जो लेवल आ रहा है ना, जो सॉल्यूशन जितना फिल है एग्जैक्टली वहाँ पर मैंने क्या करा, इस पिस्टन को लगा दिया। वो बिल्कुल पानी जहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा होगा ना उसकी लेयर पे मैंने टच कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान लेना, यहाँ पे जो पानी की जो लेयर है ना, पानी की जो लेयर है एग्जैक्टली इसके इधर नीचे, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर मैंने पिस्टन रख दिया एक। सेम कहानी यहां पर अगर मैं बोलूं तो यहां पर मेरे पास जो इस सॉल्यूशन की लेयर है वो इधर है। ठीक है, अब जब दोनों सॉल्यूशन इंडिविजुअल है, अलग अलग है, तो यहां पे कंसंट्रेशन क्योंकि ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहां पर सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कम है तो यहां वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ज़्यादा वेपर प्रेशर है और यहाँ पे कम वेपर प्रेशर है, तो जब मैं इन दोनों को, जो मैंने पार्टीशन लगा रहा था उसको हटाया, अब दोनों कांटेक्ट में आ गए, एसपीएम से दोनों कांटेक्ट में। और एसपीएम क्या करेगा, सॉल्वेंट को क्या करना देगा, पास होने देगा। और सॉल्वेंट को कहाँ से पास करेगा, जहाँ पर कंसंट्रेशन, ठीक है, जहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कहाँ, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट जो हमारा बी पार्टिकल है, सॉरी, ठीक है, जो सॉल्वेंट हमारा, सॉरी, ए जो पार्टिकल है उसमें यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन इसकी हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी हाई कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे सॉल्वेंट एक की कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि सॉल्यूट तो पास हो नहीं सकता एसपीएम से, तो सॉल्वेंट ही पास होगा कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। तो इस डायरेक्शन में सॉल्वेंट क्या हो रहा होगा, मूव करेगा जब फिनोमिना स्टार्ट होगा, जस्ट जब दोनों को मैं क्या कांटेक्ट में ले आऊंगा एसपीएम के थ्रू। ये नॉर्मल अभी तक हमने पढ़ा है, समझा, ऑस्मोसिस है ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि जब ऑस्मोसिस फिनोमेना स्टार्ट होगा, जब ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन हाई है वहाँ से सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो में मूव करेगा। या अब मैं बात कर रहा हूँ वेपर प्रेशर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वेपर प्रेशर यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है तो वेपर प्रेशर यहाँ कम है, और यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ क्या होगा, मूवमेंट होगा। अब मैंने क्या करा, क्योंकि जब ये मूवमेंट होगा तो यहाँ पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, सॉल्वेंट की मतलब सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ेगा, सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ेगा तो ओवर सॉल्यूशन का भी तो अमाउंट बढ़ेगा, सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ेगा तो ये जो लेयर यहाँ नजर आ रही है ये भी तो ऊपर ऊपर बढ़ना शुरू होगी।
तो मैंने क्या करा, इनिशियली जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे तो जहां लेयर थी वहीं पे मैंने क्या करा उस पिस्टन को लगा दिया। ठीक है, वहां पे मैंने क्या करा, उस पिस्टन को लगा दिया। अब उस पिस्टन को जब मैंने लगाया, ठीक है, अब उस पिस्टन को मैंने लगाया तो अब क्या होगा, उस पिस्टन पे जब यहां से सॉल्वेंट मूव करेगा, सॉल्यूशन की टोटल वैल्यू बढ़ेगी तो क्या करेगा, पिस्टन पे फोर्स लगेगा, तो पिस्टन को ऊपर पुश करना चाहेगा। ठीक है, पिस्टन को ऊपर क्या करना चाहेगा, ये पुश करना चाहेगा। तो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि सॉल्वेंट को यहां से यहां नहीं मूव होने देना है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि सॉल्वेंट यहां से यहां मूव है, ये फिनोमेना ऑस्मोसिस हुए ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर ऐसा नहीं हो तो यहां पर, क्योंकि पिस्टन के ऊपर ये वाटर का जो यहाँ पे मतलब सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, वॉल्यूम जो बढ़ रहा है, उस पर प्रेशर लगा रहा होगा, तो मैं बाहर से भी वहां पे क्या लगाऊंगा, उतना ही प्रेशर लगाऊंगा उसके ऊपर। बाहर से भी क्या करूं मैं, उस पर उतना ही प्रेशर लगाऊंगा, बाहर पे उतना ही प्रेशर लगाऊं, ताकि क्या हो कि ये जो सॉल्वेंट यहां से यहां आना चाह रहा है वो आ ना सके, एक पार्टिकल्स भी, एक मोल भी, एक सिंगल एटम भी यहां से नहीं आ सके। तो अब मैं उसके लिए ऊपर से जो प्रेशर लगा रहा हूं, कितना लगा रहा हूं, उसको मैं क्या करूंगा, यहां पर बैरोमीटर कनेक्ट कर दूंगा और वो जो प्रेशर उस पे लग रहा है, ताकि इसमें से एक भी जो इनिशियल वॉल्यूम यहां पे था वही रहे, उससे वॉल्यूम बढ़े नहीं, ताकि ये फिनोमेना ऑस्मोसिस हो ही नहीं। तो वो जो प्रेशर मैं लगा रहा हूं उसको मैंने बैरोमीटर से कैलकुलेट करा, और जो प्रेशर कैलकुलेट होगा इस फिनोमेना को, ऑस्मोसिस के फिनोमेना को रोकने के लिए जो प्रेशर मेरे को अप्लाई करना है, वही प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। आ रही बात समझ में सारी कहानी। तो हुआ क्या कि ऑस्मोसिस फिनोमेना को रोकने के लिए, जो आप प्रेशर अप्लाई करते हो, जो आप एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हो, वही प्रेशर क्या कहलाता है, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। दैट मीन्स दैट एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू अपोज द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्योंकि नेचुरली नॉर्मली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो ऑस्मोसिस होता है। तो एसपीएम के कांटेक्ट में जैसे दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन आएंगे तो मूवमेंट तो होगा ही। कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ वेपर प्रेशर यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा। तो यहाँ पे जब वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ठीक है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन तो बढ़ाने पड़ेगी, सॉल्वेंट का अमाउंट तो बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं वो प्रोसेस होने ही नहीं दे रहा, तो उसको नहीं होने के लिए, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर आने नहीं देने के लिए, इस पिस्टन पे मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो देखना पड़ेगा कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ मैं फोर्स। तो वो जो प्रेशर जो मैं कैलकुलेट करूंगा एक्सपेरिमेंटली रीडिंग लेके बैरोमीटर से कि कितना प्रेशर मैं अप्लाई करूं ताकि मूवमेंट हो ही नहीं। ठीक है, तो उस प्रेशर को ही मैं क्या बोलता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलता हूं। ठीक है, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट हमने बात कर ली ऑस्मोटिक प्रेशर की। अब आ जाए इसमें नीचे डेफिनेशन जो हमने लिखी है, तो ये चीज तो हमने पहले देख लिया, अजम्पशन। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे लिखा है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस के फिनोमेना को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर हमें अप्लाइड करना पड़ रहा है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है, ठीक है, वो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, उससे कंफ्यूज मत होना। जो इंडिविजुअल कंटेनर के अंदर अगर मैं अलग अलग बात करूंगा तो इनमें जो वेपर प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर तो वो है जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं हम इस फिनोमेना को रोकने के लिए। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो पहला तो ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कैसे? अभी मैंने बोला कि C1 की कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा है, अगर मैं उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी और बढ़ा दूंगा तो और वहां से क्या करेगा, उसका वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा। मतलब ऐसे बोल सकता हूं मैं, इसकी मेरे को क्या है, जो C1 हमने माना नहीं यहाँ पे कंसंट्रेशन, C1 ज्यादा माना है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसकी कंसंट्रेशन और बढ़ा देता हूँ मैं। इधर 5 थी इधर 3 थी, इसकी मोलर कंसंट्रेशन, इसको मैंने 10 कर दिया। तो जैसे कंसंट्रेशन और बढ़ाऊंगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो और ज्यादा यहाँ से क्या लगेगा, वेपर प्रेशर का डिफरेंस है तो यहाँ पर वेपर प्रेशर और ज्यादा बढ़ गया इसके रेस्पेक्ट में। ये तो उतना ही था लेकिन ये और कम हो गया, तो ऑब्वियसली बात है और ज्यादा यहाँ पे प्रेशर लगेगा पार्टिकल्स को, सॉल्वेंट को इधर मूव कराने के लिए। तो उसको रोकने के लिए भी प्रेशर क्या लगेगा, और ज्यादा लगेगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, पहली चीज तो कंसंट्रेशन पे।
दूसरी चीज, ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो एक सॉल्यूशन के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग क्या आता है, वेपर प्रेशर आता है, और अलग अलग वेपर प्रेशर होगा। पहले मैंने 25 डिग्री पे देखा ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी सेम कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को मैंने क्या करा 50 डिग्री पे देखा, तो अब उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर चेंज हो जाता है, क्योंकि ये फैक्टर हम इनिशियली स्टार्टिंग में पढ़ चुके कि वेपर प्रेशर ऑफ सेम सॉल्यूशन या सेम सॉल्वेंट, ठीक है, चेंजेस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करोगे तो वेपर प्रेशर भी चेंज होगा, मतलब अल्टीमेटली वो बढ़ता ही है, ठीक है। तो दूसरी चीज ये लिखी कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टी कंसंट्रेशन सी। दोनों को एक साथ लिखा मैंने, ठीक है, एक स्टेप में लिख दिया सी और टी को, कंसंट्रेशन को सी और टी को, और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैंने यहां पर एक कांस्टेंट लगाया एस, एक कांस्टेंट लगाया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए एस, और ये आई मैंने बाय डिफॉल्ट जो हम हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जोड़ रहे हैं तो मैंने यहां पर भी आई जोड़ दिया है, ठीक है। तो आई हमारे यहाँ पर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो फॉर्मूला क्या हुआ, पाई इक्वल्स टू आई एस सी टी। अब ये जो एस यहाँ पर है, ठीक है, ये जो एस है ना यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं नहीं। और सबसे खास बात क्या है इस कांस्टेंट की, कि इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट आर, जिसको हम स्टेट्स ऑफ मैटर 11th के चैप्टर में पढ़ते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके बराबर इसकी क्या आती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। तो इस इक्वेशन को हमने क्या करा, यहाँ पर मॉडिफाइड करके इस एस को, ठीक है, कुछ बुक्स में हमेशा ऐसे लिखा हुआ मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और मैक्सिमम 99% बुक्स में या टीचर भी उसको क्या एस की जगह आर से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते। तो फॉर्मूला क्या हो गया, पाई इक्वल्स टू आई आर सी टी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, पाई इक्वल्स टू आई आर सी टी। आई जो भी आपके पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसकी वैल्यू है, नॉर्मल है तो आई 1 हो जाएगा, एसोसिएशन डिसोसिएशन है तो उसके अकॉर्डिंग आई की वैल्यू वेंटो फैक्टर की चेंज हो जाएगी। आर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट फिक्स। सिर्फ दो ही चीज आपको देखनी है, कंसंट्रेशन, और एक क्या आपको देखनी है, टेम्परेचर। कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, कंसंट्रेशन जो है और जो टेम्परेचर जो है वो सॉल्यूशन की होगी, वो आपको गिवन होगी जो भी होगा, ठीक है। इसके आगे फिर इन चीजों को डिफाइन करा है थोड़ा सा मैंने, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए मैंने लिख दिया। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है अगर एटीएम में है, ठीक है, तो अगर नहीं है तो उसको एटीएम में कन्वर्ट कर लेना। अभी तक तो मैं बोलता है एमएमएचजी जिसमें भी दे रखा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में उसको कन्वर्ट कर लेना ताकि आर की वैल्यू आपको सेलेक्ट करने में दिक्कत नहीं हो। कैसे, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पाई जो है प्रेशर है अगर एटीएम में लिया, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर या मोलरिटी हम बोलते हैं, टेम्परेचर केल्विन में लेते, तब आर की यूनिट अपने आप किसके अंदर आएगी, क्योंकि प्रेशर एटीएम में लिया, लीटर में आ गया कंसंट्रेशन, तो एटीएम लीटर मोल केल्विन, आर की यूनिट अपना आप ये आ जाएगी। तो आर की वैल्यू अलग अलग होती है, 0.082 यूज़ करेंगे, तो 8.315 नहीं यूज़ करेंगे, वो कब जूल के लिए यूज़ करते हैं, 2 यूज़ नहीं करेंगे, वो कब एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, दोनों वो कैलोरी के अंदर, और 0.082 यूज़ करेंगे कब, जब किसके अंदर हो, प्रेशर एटीएम के अंदर हो। तो अगर प्रेशर किसी में एमएमएचजी बार या किसी में भी दे रखा तो प्रेशर को कन्वर्ट कर लेना किसके अंदर, एटीएम के अंदर, और फिर तब आर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आर की ए की वैल्यू आपको यूज़ करनी है 0.082, सही है। चलिए, तो ये आपका है ऑस्मोटिक प्रेशर फाइनली, उसके लिए हमने इक्वेशन भी डेराइव कर ली। तो अब इसको आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए पूरा, ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, तो ध्यान रखना S जो सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, तो जनरली बुक्स में S की जगह R लिखा होता है, लेकिन वो R डायरेक्ट नहीं है, वो एक्चुअली उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही मिलती है, इसलिए हम S की जगह R यूज़ कर लेते हैं। और ये R वही है जो हमने कहा स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हैं, यूनिट 5 चैप्टर 5 या यूनिट 5 पार्ट 1 ऑफ 11th केमिस्ट्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCERT। तो पाई इक्वल्स टू IRCT, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक ही फॉर्मूला है इसके अंदर, ठीक है। एलिवेशन, डिप्रेशन, इनके अंदर तो क्या थे, दो दो फॉर्मूले थे, यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है।
ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट के फॉर्म में लिखा है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे यानी, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और रह गई है, चलो इसको भी देख लेते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? चलो हाँ, ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस है ना, ये आप डेली यूज़ करते हो अपने डेली लाइफ में, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों के घरों में, इंस्टीट्यूट में, इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, कंपनीज़ में, सब जगह इंस्टॉल है आजकल। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो बहुत कॉमन हो गया, और लोग अपना एक स्टेटस मानते हैं, आरओ घर में है मतलब हाँ हम फिल्टर पानी पीते ही है ना। तो ये वही फिनोमिना है आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ये क्या है? वही फिनोमिना है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। यहां लिखा है when external pressure is greater than osmotic pressure then the flow of solvent occurs from high concentration to low concentration through semi permeable membrane. This process is known as reverse osmosis RO. क्या मतलब हुआ इसका? ये उल्टा हो गया। जनरली हम क्या बोलते हैं कि जहां पे चलो इसको यहीं से कंपेयर करके मैं बताता हूं आपको, ठीक है। सॉरी, इसी से ले लेते हैं हम, इसी सेटअप से, है ना। तो जनरली हम ऑस्मोसिस में क्या देखते हैं? ऑस्मोसिस में हम देखते हैं कि सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन जहां पे हाई है, मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जहां पर क्या है, लो है, वहां से लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट कहां मूव करता है, ऐसे बोल सकता हूं मैं। जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है ऑस्मोसिस में, क्योंकि सॉल्यूट तो मूव नहीं करता है, सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है। तो सॉल्वेंट कहां से मूव करता है? सॉल्वेंट मूव करता है लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि इस लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा है और हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर कम है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? इसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मैंने अब एक चीज क्या करी, पहले तो मैंने क्या करा, ये वो प्रेशर यहां से सॉल्वेंट यहां पे मूव ना करे तो मैंने एक प्रेशर अप्लाई करा। फॉर एग्जांपल यहां पे मान लो 5 एटीएम मान लो, चलो, है ना। 5 एटीएम आ रहा है, इसका क्या ऑस्मोटिक प्रेशर, कि 5 एटीएम अगर मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया बाहर से, तो ये सॉल्वेंट का एक भी पार्टिकल को इधर नहीं आने देगा। तो फिनोमिना हमारा जो ऑस्मोसिस है वो रुक गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा काम कर रहा हूं। प्रोसेस तो ऑस्मोटिक प्रेशर मुझे पता लग गया कितना है इसका, 5 एटीएम, कि यहां 5 एटीएम प्रेशर अप्लाई करने पे ये सॉल्वेंट इधर मूव नहीं होगा, ठीक है। सॉल्वेंट इधर मूव नहीं होगा क्योंकि अब 5 एटीएम, यानी ये इसका मतलब यही तो हुआ कि यहां मूव नहीं हो रहा, मतलब यहां पे भी 5 एटीएम ही था और यहां पे भी अब 5 एटीएम मैंने अप्लाई कर दिया। दोनों प्रेशर एक तरीके से क्या हो गया, बाहर से सेम हो गया। अब जो 5 एटीएम से ऊपर अगर मैंने एक्स्ट्रा और प्रेशर अप्लाई करा, यहां से मैंने प्रेशर और लगाना स्टार्ट करा, तब क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले नॉर्मल ऑस्मोसिस में से मूव कर रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए हमने बोला कि बाहर से प्रेशर लगाओगे, फिनोमिना हो ही नहीं, तो उसको हमने बोला ऑस्मोटिक प्रेशर। अब उसके आगे की कहानी क्या है कि अब वो जहां पे प्रोसेस रुक गया उससे ऊपर मैं एक्स्ट्रा प्रेशर और लगा दूं इस पिस्टन पे। जब मैं प्रेशर और लगाऊंगा इस पे, तो प्रेशर लगाने की वजह से जबरदस्ती, अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, अब जबरदस्ती सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट तो मूव ही नहीं कर सकता और यहां पर इसके पास तो इतनी स्पेस है, तो ये तो पूरा सॉल्यूशन से भरा हुआ। अब जबरदस्ती में इस पे फोर्स लगाऊंगा तो अब मूवमेंट तो सिर्फ सॉल्वेंट का ही हो सकता है, सॉल्यूट तो जा नहीं सकता। तो सॉल्वेंट अब क्या कर रहा है, हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। यानी आ रही बात समझ? एक्सटर्नल प्रेशर अगर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया, एक्सटर्नल प्रेशर मैंने अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, नॉर्मल ऑस्मोसिस में तो ये मूवमेंट हो रहा था जो कि स्पॉन्टेनियस था। रिवर्स कैसे हुआ, मैंने इसको नॉन स्पॉन्टेनियस कर दिया, बाहर से प्रेशर ही इतना लगा दिया कि उल्टा ही शुरू कर दिया मैंने। तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ। अब ये घरों में यूज होता है, तो कैसे यूज होता है, तो सिंपल सी चीज है, अब समझना ध्यान से। मैंने क्या बोला यहां पर, मैंने ये बोला कि C1 कंसंट्रेशन क्या है, C1 कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा, C2 कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ये C2 के अंदर एक, ठीक है, आपका जो आरओ लगा होता है उसमें एक ब्लॉक या एक कंटेनर ऐसा मान लो, या एक पार्टीशन ऐसा मान लो उसके अंदर, जो यहाँ पर ये वाला होता है C2 वाला। इस C2 के अंदर वो पानी भरा जाता है, या वो पानी होता है जो हमारे पीने लायक है, जो हमारे बॉडी के लिए, जिसको हम मिनरल वाटर बोलते हैं, जिसमें एसेंशियल मिनरल्स होते हैं।
ठीक है, जिसमें एसेंशियल क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो वो हमारे पीने लायक यहाँ पर हमने रखा। एसेंशियल मिनरल्स होने का मतलब है कि हम उसको किस में मेजर करते हैं, आपने नाम सुना होगा TDS मीटर का, ठीक है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि TDS के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब RO इंस्टॉल करना आता था वो देखा भी होगा, आजकल तो डिजिटल भी आने लगा, तो उसमें वो डिप करता है और उस पर रीडिंग आ जाती है, कितना है, 50 है, 100 है, 200 है, 500 है, 1000 है, वो डिपेंड करता है अलग अलग टाइप के वाटर का। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया यहाँ पे 150 TDS या 100 TDS का पानी है जो हमारे पीने लायक है, तो यहाँ पर वो सॉल्यूशन है पानी जिसमें एसेंशियल मिनरल्स है। यानी यहाँ पर इधर से इसमें मैंने यहाँ पर क्या मानो एक टैप लगा दिया इधर, ठीक है, इस कंटेनर में टैप लगा दिया, जो कहाँ से आ रहा है, हमारा जो म्युनिसिपल का जो पानी आता है वो मान लो, या किसी के घर में बोरिंग लगे हुए तो बोर लगे हुए तो वो पानी, मतलब जो पानी बाहर पे हमारे पास डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, नल का पानी जो हमारे टैंक में आता है, टैंक से हमने टंकी में भर के जो हमारे घर के अंदर आ रहा है, वो टैप मैंने यहाँ पे टैप वाटर यहाँ लगा दिया है। तो वो तो एकदम पीने लायक तो नहीं होता है, ठीक है, क्लोरीनेटेड होता है म्युनिसिपल पानी, लेकिन TDS के मामले में काफ़ी आप देखोगे तो 350, 400, 500 तक भी होता है, तो वो थोड़ा TDS उसमें ज़्यादा होता है, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो वो थोड़ा हमें कम करना होता है। तो यहाँ पर वो आया हमारा टैप वाटर। टैप वाटर हमने जो करा उसके अंदर क्या है, जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड है उसकी आप जब वैल्यू देखोगे तो 350, 400, 500 ऐसे आती है, ठीक है। डायरेक्ट राजस्थान वगैरह में जाओगे तो आप बोरिंग जो होती है उनमें से करोगे तो 1000, 1,500 होती है, खारा पानी होता है बहुत, ठीक है, उसका TDS बहुत ज़्यादा होता है, तो पीने लायक नहीं होता बिल्कुल। तो उसका TDS बहुत ज़्यादा होने का मतलब उसमें डिजॉल्व सॉलिड्स बहुत ज़्यादा है, बहुत अलग अलग टाइप के उसमें क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स होते हैं यानी, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अंदर भी आप पढ़ते हो कि हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, उसमें आपको पता होगा सॉल्ट्स होते हैं बहुत तरह के, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब कैल्शियम मैग्नीशियम के है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो टैप वाटर आ रहा है ना उसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, किसकी, नॉन वॉलेटाइल जो हमारे सॉल्यूट, जिसको हम हार्ड वाटर की पार्टिकल्स जो बोलते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, तो उनकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की क्या होगी, ज़्यादा होगी। वही ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेपरेट पानी मतलब H2O, प्योर H2O नहीं, प्योर H2O तो वो होता है डिस्टिल वाटर, जो हम लेबोरेटरी में केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं, वो डिस्टिल वाटर होता है, सिर्फ और सिर्फ H2O के पार्टिकल्स होते हैं, उसमें कोई दूसरा मिनरल, कोई सॉल्ट नहीं होता है, वो हेल्थ के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, तो वो नहीं पीना, सिर्फ H2, 0 TDS का पानी नहीं पीना होता हमें, ठीक है। तो इसमें भी होता है, लेकिन इसमें एक मिनिमम ऑप्टिमम अमाउंट में होता है जितना हमें बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये 100 TDS का पानी जो हमारे पीने लायक है, और यहाँ पर जो पानी है वहाँ पे 500 TDS का है, यहाँ पर टोटल डिजॉल्व सॉलिड ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब नॉर्मली तो क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो सॉल्वेंट, ठीक है, सिर्फ सॉल्वेंट कौन होगा, H2 हो जाएगा, और NaCl, MgCl2 और जितने भी सॉल्ट है वो क्या हो गया, हमारे सॉल्यूट हो गए। तो अगर यहाँ पर सॉल्वेंट यहाँ पर ज़्यादा है तो नॉर्मली जो उसमें भी क्या यूज़ करते हैं, SPM यूज़ करते हैं, RO में भी क्या लगा होता है, SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा होता है। तो वो मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, जो हमारा सॉल्वेंट है, जो पानी है, वो क्या करेगा, नॉर्मली इस साइड मूव करेगा, ठीक है, जो पीने लायक पानी है वहाँ से हमारा जो गंदा पानी है या जो हमारे पीने लायक पानी नहीं उस साइड मूव करेगा, जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है पानी की, वहाँ से हाई कंसंट्रेटेड पानी की तरफ नॉर्मली वो मूव करेगा। बट हम उसको एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी पावर की यूज़ क्यों पड़ती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर या सेल या बैटरी की यूज़ इसलिए पड़ती है क्योंकि हम वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर उस पर अप्लाई करना होता है हमें, क्योंकि ये तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसे छोड़ दोगे तो इस साइड मूव करेगा, ठीक है। तो टैप वाटर जो आ रहा है उसको और क्या करता जाएगा, TDS बढ़ाता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस साइड में हमने टैप वाटर डाला और बाहर से उसमें, ठीक है, यहाँ से प्रेशर बढ़ाया, हमने प्रेशर बढ़ाया, तो अब जो हमारा गंदा पानी था उसमें से क्या होगा, पानी छन छन के H2O, ठीक है, जो हमारा प्योर जो सॉल्वेंट है, ठीक है, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है, वो प्योर सॉल्वेंट जो हमारा H2O वो सिर्फ यहाँ पे पास होगा जब हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे बाहर से। तो जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करा तो अब ऑस्मोसिस नहीं, अब रिवर्स क्यों बोला गया, क्योंकि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट इधर आता है नॉर्मली, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब जब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इसलिए उसने हमको रिवर्स नाम दे दिया, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से जब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो सॉल्वेंट पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता रहेगा, और इस तरीके से जो हमारा टैप वाटर गंदा पानी म्युनिसिपल का पानी आ रहा है, ठीक है, जो पीने लायक नहीं, जिसका TDS बहुत हाई है, वहां से H2O फिल्टर होके क्या आता जाएगा, इधर आता जाएगा, और यहाँ से एक्सटर्नल एक टैप लगा देते हैं जिससे हम पानी लेके उसको यूज करते रहते हैं। आ रही बात समझ? तो ये फिनोमिना है किस तरीके से घर पे अपने पानी फिल्टर होता है, उसको हम RO बोलते हैं, उसका मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, तो ऑस्मोसिस का उल्टा फिनोमिना होता है। अब आइए यहाँ पे जो मैंने लिखा है अब आपको समझ में आएगा।
रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो चाहो तो सेम डायग्राम बना सकते हो, नहीं और वैसे समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। When external pressure is greater than osmotic pressure, तो मैंने बोला जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज़्यादा आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया। When external pressure is greater than osmotic pressure, then flow of solvent, सिर्फ solvent का मूवमेंट होगा SPM से, occurs from high concentration to low concentration through semi permeable membrane. This process is known as reverse osmosis। ठीक है, तो टाइम टू टाइम हमें एसपीएम को भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि सॉल्यूट पास तो नहीं होते लेकिन उसमें कई सारे सॉल्यूट ब्लॉक कर देते हैं, उसके मेम्ब्रेन के जो होल्स होते हैं, ठीक है, पोर्ट्स जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए टाइम टू टाइम हमें एसपीएम को भी चेंज करना होता है। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे हम बात करें, इट इज़ यूज इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया कहाँ पे यूज होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो देख लेते हैं हम न्यूमेरिकल के हिसाब से। पहला जो नोट लिखा मैंने लिखा है यहाँ पे, नाम देखोगे आईएसओ, आइसोटोनिक। आइसो का मतलब आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लिक करनी है। आइसो मतलब होता है सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसे दो अलग अलग सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, सेम हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टू डिफरेंट सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये लिखा है सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, सेम, तो उसको बोलेंगे आइसोटोनिक। अब दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो विच रिजल्ट्स दे हैव सेम कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उनके क्या होगी, अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो दोनों की ऑब्वियसली बात है कंसंट्रेशन भी क्या होगी, एक अगर पाई क्या होता है, ICRT होता है, अभी हमने बोला था, तो आई तो अगर दोनों में जो भी वैल्यू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सी क्या है, आर तो कांस्टेंट हो गया, आई भी हटा दो, सिर्फ क्या बचा सी और टी दोनों में कांस्टेंट कर दिया, तो फिर क्या होगा, पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैसे, तो देखिए इसमें मैंने बोला दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, तो पाई 1 पाई 2, I1 C1 RT, I2 C2 RT कर दिया। हाँ, कांस्टेंट टेम्परेचर तो टी हट गया, आर कांस्टेंट है वो हट गया, तो I1 C1 इक्वल्स टू I2 C2। अब डिपेंड करता है ये एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन हो, अगर नॉर्मल कंपाउंड है तो I1 दोनों हट जाएंगे, I1 I2 1 1 हो गया, तो C1 C2 हो जाएगा, जो अभी मैंने आपको समझाया। ठीक है, फिर इसका एग्जाम्पल, रियल लाइफ का एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जिसको आप याद रखिएगा, बोर्ड वगैरह में पूछ ले या एग्जाम में पूछ ले। जो ब्लड होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, जो ब्लड होता है उसमें आपको पता है WBC RBC होता है, ठीक है, रेड ब्लड कार्पेल्स वगैरह ये होते हैं। तो RBC की जो कंसंट्रेशन है ना वो बिल्कुल सेम होती है, किसके बराबर, अगर मैं बात करूँ किसके, 0.16 मोलर अगर NaCl का सॉल्यूशन अगर मैं ले लूँ तो उसकी कंसंट्रेशन और RBC की कंसंट्रेशन दोनों सेम है, मतलब RBC में भी क्या होता है 0.16 मोलर NaCl होता है। और इसको कई जगह बुक्स में मोलर की जगह वेट बाय वॉल्यूम में अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 0.91% W/V NaCl। तो RBC आइसोटोनिक, RBC इज आइसोटोनिक विथ 0.16 मोलर NaCl सॉल्यूशन, हम ऐसा बोल सकते हैं। दोनों का क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। देन एक टर्म इसमें यूज करा हमने क्या, हाइपोटोनिक और एक है हाइपर। तो बचपन से सुनते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपोथर्मिया। तो हाइपो और हाइपर दो टर्म क्या, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है, और हाइपो मतलब कम। तो अगर जैसे हमने बोला आइसो मतलब सेम, तो हाइपर मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक, दो अलग अलग हमारे पास सॉल्यूशन, अगर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसको मैंने बोला हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको मैंने बोला हाइपोटोनिक। बस, तो बस डायरेक्ट मैंने इस तरीके से लिख दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो पाई 1 है, तो हाइपोटोनिक का मतलब होता है कम, और हाइपरटोनिक का मतलब होता है ज्यादा, तो हाइपरटोनिक मतलब पाई 2, तो हाइपोटोनिक इज लेस देन हाइपरटोनिक। ठीक है, तो कॉमन टर्म से कई बार आ जाए न्यूमेरिकल में या कुछ लैंग्वेज में, तो आप ध्यान रखना बस। ये पॉइंट फिर इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हेन 2 और मोर देन 2 सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट की तो हम बात हमेशा कर रहे हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा भी आ जाए, देन टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल सॉल्यूट। तो ऐसी ही बात हमने क्या करा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने बात करी थी, डेल्टा TB पहले सॉल्यूट की वजह से, फिर दूसरे सॉल्यूट की वजह से सबको ऐड कर दे तो टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से डेल्टा TF पहले सॉल्यूट की वजह से, डेल्टा TF दूसरे सॉल्यूट, तीसरे चौथे, सबका इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो और ऐड कर दो। उसी तरीके से इंडिविजुअल सॉल्यूट की वजह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है वो सभी का समेशन किसके बराबर हो जाएगा, टोटल हमारा सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा। चलिए, देन फिर नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, अगर
व्हेन टू सॉल्यूशन आर मिक्स्ड देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जब दो सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं और दो सॉल्यूशन को जब हम मिक्स करते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, फाइनल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, ये ऐसे पाई मतलब P है, P1 V1 मान लो प्लस P2 V2 इक्वल्स टू P3 V3। अब दो सॉल्यूशन को हमने ऐड करा, ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम तो क्या होगा, दोनों सॉल्यूशन का समेशन ही तो होगा, तो ये जो V3 यहाँ पे यूज करा है ना वो तो V1 प्लस V2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मोलरिटी जैसी एक मतलब बोल सकते हैं हम मिक्सिंग जो हम करते हैं वैसे ही आपको ये कुछ उस तरीके इक्वेशन, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ वही है, लेकिन उस तरीके आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी कि फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का इंडिविजुअल वॉल्यूम का समेशन, और फाइनल प्रेशर क्या होगा, तो V1 और V2 आपको दे रखा है तो उसका समेशन तो V3 हो जाएगा, और पाई1 V1 प्लस पाई2 V2 कर ले और इसको V3 से डिवाइड कर दे तो फाइनल दोनों सॉल्यूशन का ऐड करेंगे तो फाइनल आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और लास्ट ये फिर से एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो उसको मैंने नोट के फॉर्म में लिखा है, इसको इसी तरीके से याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअली तो है नहीं, कोई हायर स्टडी में पढ़ते हैं, लेकिन हाँ इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि जेई मेंस में या नीट में ये आया हुआ क्वेश्चन है। टू कैलकुलेट हायर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड लाइक बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज बेस्ट ड्यू टू लीस्ट चांस ऑफ एरर। तो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जैसे हमें पता है पॉलीमर वगैरह, ठीक है, 1000 लैक्स मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर बनते हैं, बायोमोलिक्यूल्स में से बड़े बड़े मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है तो बेस्ट मेथड क्या है, आप ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से कैलकुलेट करें। कैसे करते क्या करते हैं उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है, वो हमारे काम नहीं। हाँ, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में इसको याद रखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, और ये रीज़न क्या है कि ऐसा करना बेटर क्यों है, क्योंकि इसमें जो चांसेस ऑफ एरर है, ठीक है, चांसेस ऑफ एग्जैक्ट तो बिल्कुल प्रिसाइज हम नहीं कर पाते, लेकिन चांसेस जो एरर है वो बड़े ही लीस्ट होते हैं, यानी ठीक है, इस मेथड में। तो वही लिखा है, टू कैलकुलेट हायर मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड लाइक बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज बेस्ट ड्यू टू लीस्ट चांस ऑफ एरर, ठीक है। चलिए, तो अब इसको कॉपी कर ले एक बार पूरी स्लाइड को, फिर इस पे एक लास्ट हम न्यूमेरिकल देखते हैं और फिर इस लेक्चर को हम, ठीक है, वाइंड अप करेंगे। चलिए, तो रिवर्स ऑस्मोसिस से आप एक बार इसको कॉपी कर लेंगे, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके जल्दी जल्दी कॉपी कर ले। ठीक है, देन चलिए, अब हम देख लेते हैं लास्ट एक न्यूमेरिकल और। तो यह क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया है। सॉल्यूशन हैविंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 75% एट 227 डिग्री सेल्सियस एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमोलर, ठीक है। तो पहली बात तो ये हमारा एक सॉल्यूट है जिसका सॉल्यूशन बना है, और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट तो ये है, अगर सॉल्वेंट हमें गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, वाटर। तो वाटर के अंदर हमने इसको मिक्स करा है, ठीक है, और मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन डेसीमोलर दे रखी,
ठीक है। तो डेसी का मतलब क्या, ये भी मैंने बताया, ठीक है। 1/10 मोलरिटी का सॉल्यूशन है। किस टेम्परेचर पे, 227 डिग्री सेल्सियस। बट एक चीज़ ये दे रखी कि जो सॉल्यूट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है ना वो 75%, मतलब क्या हो रहा है, डिसोसिएशन होगा। आईडी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका, और आईडी आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। आईडी आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ से फिर कैलकुलेट कर पाएंगे इसका ऑस्मोटिक, क्या पूछा है, प्रेशर। तो पाई इक्वल्स टू IDCRT लिख लेना है, ठीक है। तो चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व करें, फिर हम आगे इसमें देखते हैं। चलिए, तो जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया है तो अपना आंसर वेरीफाई कर लेना, और जिन लोगों को नहीं समझ में आए तो यहाँ पे देख लिया। तो पहली चीज तो यहाँ पे कि ये जो कंपाउंड दे रखा है ना, इसको ध्यान से देखोगे, K4 एफिशिएंसी, ये कोऑर्डिनेट और कैसा कंपाउंड है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और इस कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखोगे तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ये स्क्वायर ब्रैकेट कभी भी डिसोसिएट नहीं होता है, स्क्वायर ब्रैकेट कभी भी डिसोसिएट नहीं होता है। उसके पहले बाहर जो लिखा है, अगर ये ब्रैकेट पहले लिखा था और ऐसा कुछ बाद में लिखा होता तो ब्रैकेट कैटायन कहलाता और दूसरा अपना पेनायन, लेकिन ये ब्रैकेट बाद में लिखा है और उससे पहले कुछ लिखा है तो ये कैटायन और आपके बाद ये एनायन है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। अभी के लिए मैं बता देता हूँ इसको। अब डिसोसिएट कैसे होगा तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये है K4FeCN6, ये हमें दे रखा है, ठीक है। कंपाउंड जिसका नाम भी हमें दे रखा है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। तो ये कॉमन नेम है इसका, IUPAC नेमिंग होती है इनकी, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड जितने भी उनकी क्या होती है, IUPAC नेमिंग होती है, तो वो हम कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ेंगे उसको डिटेल में अलग। अब यहाँ पर ये कैसे आयोनाइज हो रहा है, तो कैटायन पूरा अलग कर देना, एनायन अलग कर देना। अब मुझे पता है जो पोटेशियम है उस पर तो चार्ज क्या आता है, हमेशा +1 ही आता है, मोनो एटॉमिक होता है, और इसके आगे 4 लिखा है तो 4 कैटायन कर दिया मैंने। अब ये जो अब कैसे करते हैं, नहीं समझ में आया तो हमें पता है कि ये लिखा है कैटायन और लिखा है एनायन, एनायन के नीचे लिखा है 1, इधर कुछ नहीं लिखा तो 1, और इधर लिखा 4, तो 4 को इधर ले जाओ, इसकी पावर -4, और 1 को इधर ले जाओ +1, तो कैटायन पे +1 और एनायन पे क्या आएगा -4। चार्ज बैलेंस होने चाहिए, तो यहाँ पे मुझे पता लगा कितने हैं, के 4 है तो 4 लिखे, और यहाँ पर ये एनायन कितने हैं, एनायन तो एक ही है पूरा, FeCN6, इस पे चार्ज क्या आएगा -4, तो इस एक पे पूरे पे -4 या एक पोटेशियम पे +1 है, और ऐसे 4 ले लेंगे तो टोटल पॉजिटिव भी 4 और टोटल नेगेटिव भी 4। अब अगर मैं इसमें बात करूं टोटल n क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, तो एक तो पूरा ही एनायन और 4 कैटायन, तो टोटल 4 + 1 कितने हो जाएंगे, 5। इसमें हमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है 75% डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दे रखी है, दैट मीन्स जो अल्फा होगा वो क्या होगा, 0.75 होगा, क्योंकि अल्फा क्या हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या ID कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, तो वो क्या होता है फॉर्मूला 1 + n-1 अल्फा, ठीक है। 1 + n-1 अल्फा होता है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो ID इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 + n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 - 1, और यहाँ पर अल्फा कितना आ गया, 0.75, तो ID की वैल्यू कैलकुलेट होके यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट होगी वैल्यू एग्जैक्टली 4। बस इसके आगे क्वेश्चन आप कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ से फिर अब ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला लिखा मैंने, पाई इक्वल्स टू आई की जगह D लगा दिया, RCT लिख देता हूँ, चलो RC और T। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो C है वो क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन, और वो क्या होती है कंसंट्रेशन, मोलरिटी, और मोलरिटी कितनी दे रखी है, 1/10, जिसको क्या बोलते हैं हम, डेसीमोलर, ठीक है। तो लैंग्वेज में दे रखी है, इसको ध्यान रखना, इस टाइप की सारी चीज़ें, डेसीमोलर, सेमीमोलर, ठीक है, सेंटीमोलर, कुछ भी इस तरीके से दे रखा होता है तो आपको पता होना चाहिए। तो पाई इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू 4, आर की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, 0.082, और C की वैल्यू 1/10। टेम्परेचर का ध्यान रखें, ठीक है। तो टेम्परेचर कितना, 227 दे रहेगा शायद, है ना। तो 227 को केल्विन में यूज़ करना है, जब भी आप यूज़ करें तो यहाँ पे केल्विन में ऐड कर दूँ डायरेक्ट, तो यहाँ पर ये ठीक है। तो 227 में 273 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500।
तो यहाँ पे जो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा आपका इस सॉल्यूशन का, इसको कैलकुलेट करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा आपको 16 atm। ठीक है, तो आप क्रॉस चेक कर लेना। और यहाँ पे चाहो तो आप लिख लेना जो टेम्परेचर का जो कन्वर्जन है ना, वो भी आपको हमेशा केल्विन में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 227 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। ठीक है, तो इसको क्या करा हमने 227 में प्लस 273 ऐड कर देंगे तो ये 500 केल्विन में आ जाएगा। तो टेम्परेचर फिजिकल केमिस्ट्री में हमेशा केल्विन में लेना। हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमने डिफरेंस जो आता है डेल्टा टी बी या डेल्टा एफ, वो दोनों किसी में ले सकते हैं, वो सेम होता है, लेकिन एग्जैक्ट जब भी वैल्यू यूज़ करनी है तो केल्विन में यूज़ करें। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार आप कॉपी कर ले। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें जल्दी से। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स टॉपिक भी ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म होने वाला है, और इतने सारे न्यूमेरिकल्स होने के बाद आपको खुद से ही ये चीज़ें, ठीक है, स्पेशली मैंने ये कंपाउंड क्यों लिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे तो घबराना मत, है ना। उसमें भी सेम वही चीज़ यूज़ होगी, और ऐसा मैंने पहले भी बताया था वेंटो फैक्टर में। ठीक है, चलिए तो फाइनली हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चारों हमने पढ़ लिए, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट आज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, डिराइव कैसे करा, पाई के की फॉर्मूला यूज़ करना, ICRT। ठीक है, और नोट्स में जो मैंने पॉइंट लिखा है वो आपको स्पेशली न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, तो एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से सुन लेना, और अच्छे से उसको जहाँ पे भी डाउट आए थोड़ा सा रिवाइंड करके ध्यान से सुनना, क्योंकि कई जगह कन्फ्यूज होगा सर, कभी हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, हायर वेपर प्रेशर, लोअर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो कामली इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना, समझना, सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।